तो हम प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा, अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी थी। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन की ताकि करंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाए और हम वोल्टेज एंड करंट के बीच में क्या करें, रिलेशन देख सकें, फेज डिफरेंस दे सकें और उसका फेजर डायग्राम बना सकें। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट π/2 एंगल लैग करता है, ठीक है। और मैंने आपको एक तरीका बताया था याद रखने का, C4 कैपेसिटर C4 करंट, तो मतलब जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो C लीड करेगा और L क्या होता है, इंडक्टर को शो करता है और L का मतलब लैग बिहाइंड होता है, तो इसमें π/2 एंगल से ये लैग बिहाइंड करेगा, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया था। तो अब इसका हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, फेजर क्या होती है, एक तरह की हम क्या करते हैं, करंट एंड वोल्टेज को एक सर्कल पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें करंट एंड वोल्टेज को एक वेक्टर की तरह बिहेव करके एक सर्कल पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो, ये मैंने अंदर करंट का सर्कल बना दिया, बाहर वोल्टेज का सर्कल बना दिया। सपोज वोल्टेज का जो फेजर है वो यहाँ पे है, तो करंट का फेजर कहाँ होना चाहिए, π/2 एंगल पीछे। मैंने आपको बताया था जब हम आगे की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना होता है, तो पीछे का मतलब फिर क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो π/2 एंगल पीछे, तो करंट का वेक्टर कहीं यहाँ पे होगा। करंट का वेक्टर कहाँ पे होगा, इससे π/2 एंगल पीछे होगा। तो एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये अगर वोल्टेज है तो करंट कहाँ पे होगा, इससे π/2 एंगल पीछे। ये फेजर डायग्राम बनाने का फायदा क्या है, ये LCR सर्किट की कैलकुलेशन में आपको पता लगेगा कि कैसे चुटकियों में इतनी बड़ी, मैं आपको बोलूँ 5-6 पेज लग जाते हैं अगर उसको अपने मैथमेटिक्स से करें, लेकिन फेजर से एक पेज में करोगे और बहुत ईजीली करोगे। तो फिर अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे फेजर डायग्राम वाला। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं क्या करूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो वोल्टेज एंड करंट को, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये वोल्टेज स्लैश करंट इस एक्सिस पे दोनों ले रखे हैं, इधर टाइम ले रखा है। वोल्टेज का ग्राफ बनाएं तो वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू क्या है, I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो अगर t की वैल्यू 0 रखे, दोनों में t की वैल्यू 0 रखे, t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे, साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 इक्वल्स टू 0, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब वोल्टेज का ग्राफ तो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये बना दिया मैंने वोल्टेज का अल्टरनेटिंग वाला ग्राफ, साइनोसोइडल ग्राफ बना दिया। अब t की वैल्यू 0 इसमें पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू I नोट साइन, ये तो 0 बन गया, माइनस π/2। अब साइन माइनस π/2, साइन माइनस 90 डिग्री, ये माइनस आगे निकाल लो, ये क्या माइनस I नोट साइन π/2। अब साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो I इक्वल्स टू क्या बन गया, माइनस I नोट। इसका मतलब करंट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, माइनस I नोट से। तो करंट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये माइनस से, तो करंट वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे चल रहा है, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बन जाए, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम 0, नेगेटिव में मैक्सिमम। तो ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, बाय कैलकुलेशन XL इक्वल्स टू ओमेगा L। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। और हम क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीनियर फ्रिक्वेंसी की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा को अपने क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो XL की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो XL इक्वल्स टू ओमेगा L, तो इक्वल्स टू 2πfL। इससे हमें साफ पता लग रहा है XL लीनियर फ्रिक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो XL एंड F के बीच ग्राफ एग्जाम में आ जाता है, तो कैसे बनेगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और XC एंड F के बीच ग्राफ कैसे बना था, ऐसे घटता हुआ ग्राफ, क्योंकि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो ये चीज आ जाता है, ठीक है, ये ग्राफ्स आ जाते हैं। ये तो उसमें भी बताया था, इसमें दोबारा बता दिया। दूसरा डीसी के लिए,
जैसे डीसी के लिए हमने देखा था ओमेगा की वैल्यू, एफ की वैल्यू 0 होती है क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। अगर एफ की वैल्यू 0 होगी तो ओमेगा की वैल्यू भी 0 होगी। जिसमें लीनियर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी नहीं होगी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2πf। जिसके लिए एफ की वैल्यू 0 उसके लिए ओमेगा की वैल्यू भी 0। तो फिर एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ओम। इसका मतलब डीसी करंट के लिए जो इंडक्टर्स होते हैं, ये सोलेनॉइड होगी, अपनी जो कॉइल्स होगी, वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, एक शॉर्टेड वायर की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते वो। मतलब कॉइल का अगर रेसिस्टेंस है वो तो है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन वगैरह हो रही है, वायर का रेसिस्टेंस है, वो तो अलग चीज है। देखो 3 तरह के डिस्टर्बेंस अब हम पढ़ चुके हैं। पहला तो रेसिस्टेंस था, दूसरा कैपेसिटर के कारण जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीसरा इंडक्टर के कारण जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब अगर कोई इंडक्टर लगा रखा है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना मर्जी हो वो डीसी करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो कोई फर्क नहीं डालेगा डीसी करंट पे। हाँ, एसी करंट पे तो डालेगा ही डालेगा, क्योंकि एसी करंट की फ्रिक्वेंसी होती है तो ओमेगा 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा था प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो ये तीनों सर्किट्स आपको बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए, नहीं तो फिर एलसीआर सर्किट समझ नहीं आएगा। और एलसीआर सर्किट मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसमें से क्वेश्चन ना आया हो। तो 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, न्यूमेरिकल उसमें आना ही आना है। तो क्यों छोड़ने हैं फ्री के नंबर, अपने को करके जाना है वो।